वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हम यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड समाप्त कर चुके हैं। मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्टिंग में छोड़ा था और पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कराई है। हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की 2 यूनिट आपके सिलेबस में थी। 2 यूनिट मतलब 4 चैप्टर, ठीक है। तो हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी थर्ड यूनिट है जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तीसरी यूनिट कर रहे हैं हम, जो कि अपनी कौन सी है, यूनिट नंबर फर्स्ट, जो हम पहले छोड़ चुके थे, ठीक है। ये छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा लेक्चर लेने वाली नहीं है, छोटी यूनिट है। उसके बाद हमारे पास बचेगा ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक के बाद बचेगी हमारी बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ये 2 यूनिट हैं अपनी, वो अपन बाद में करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट। कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये यूनिट जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। इस यूनिट का नाम ही यही है। यूनिट का नाम क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि अपन देखें तो हमें पढ़ना क्या है कि कठोर अम्ल कौन से हैं, कठोर क्षार कौन से हैं, सॉफ्ट मतलब मृदु अम्ल कौन से हैं, मृदु क्षार कौन से हैं। इस यूनिट में मेनली ये पढ़ना है, हमें पढ़ना है HSAV प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है? HSAV प्रिंसिपल या HSAV कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है HSAV प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कठोर एसिड क्या होते हैं, कठोर क्षार क्या होते हैं। उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि ये एसिड क्या है और बेस क्या है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एसिड और बेस की। एसिड को कहते हैं अम्ल और क्षार को कहते हैं, क्षार को क्या कहते हैं अपन? बेस, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो प्राचीन काल में एसिड बेस को डिटरमाइन करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, किसी प्रकार की कोई भी संकल्पना नहीं थी। उस टाइम में एसिड को इसके खट्टेपन या कह सकते हैं इसके स्वाद के आधार पर देखा जाता था कि यदि कोई पदार्थ खट्टा है तो वह अम्ल होगा, और यदि कोई पदार्थ खट्टा नहीं है तो उसका क्षार हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कोई पदार्थ यदि खट्टा है तो वो कौन सा है? अम्ल है। मेनली इसको माना जाता था कड़वा। कैसा माना जाता था? कड़वा। यदि कोई पदार्थ कड़वा है तो हम मेनली क्या मानते थे कि ये क्षार है। लेकिन इसमें देखिए कितना रिस्की काम है। जैसे मान के चलो आप लैब में हो, आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको ये पता लगाना कि एसिड है बेस है। अगर आप हर चीज को चख के चेक करने लग जाओगे तो HCl जैसे प्रबल अम्ल और H2SO4 सांद्र H2SO4 जैसे प्रबल अम्ल तो आपकी जीभ को ही जला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रत्येक अम्ल को, प्रत्येक क्षार को चख कर तो कम से कम पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? ये संकल्पना जो हमने प्राचीन काल में अपने आप बना रखी थी कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, ये संकल्पना क्या हो गई? खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमें इससे काम नहीं करना है। इसके बाद बात आती है सेकंड संकल्पना की। तो सेकंड संकल्पना क्या थी कि ये बोला गया कि अम्ल H+ त्यागता है और क्षार OH- देता है। अम्ल H+ देता है और क्षार क्या देता है? OH- देता है, ठीक है। इसके आधार पर भी हम सही ढंग से अम्ल और क्षार को नहीं बता पाए। उसके बाद आए हमारे लुईस जी। लुईस ने दी लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस संकल्पना। लुईस ने क्या बोला कि ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, उन्हें कहा जाता है अम्ल। और ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, दान करते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है क्षार।
क्या बोला उन्होंने? लुईस ने कहा कि ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहे हैं उन्हें अम्ल कहेंगे, और ऐसे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे क्षार। लुईस की यह संकल्पना काफी हद तक सही भी है, इससे हम बता भी सकते हैं कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार है। लेकिन इस संकल्पना के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी व बंधन का सामर्थ्य कि कौन सा धातु कौन से लिगेंड के साथ क्या बनाएगी, बंध बनाएगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते और उसके बंधन की सामर्थ्य के बारे में नहीं बता सकते। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट से भी हम पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे कि कौन सा अम्ल एसिड है, कौन सा अम्ल स्टेबल है और कौन सा क्षार स्टेबल है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मेटल और एक होता है अम्ल। क्या होती है? एक तो होती है धातु या मेटल और दूसरा क्या होता है आपका? लिगेंड होता है। क्या होता है बेटा? लिगेंड होता है। अगर धातु की बात करें तो धातु में वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं, खाली कक्षक पाए जाते हैं, और लिगेंड की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है बच्चों, धातु पर वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं, लिगेंड पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म या कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। जब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो यह लिगेंड मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और क्या बना लेती है? मेटल लिगेंड बॉन्ड बना लेती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में मेटल ने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किए हैं, इस वजह से धातु को लुईस अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु को लुईस अम्ल कहा जाता है। और उस पूरी प्रक्रिया में लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर दान किए हैं, इस वजह से लिगेंड को क्या कहा जाता है? लिगेंड को कहा जाता है लुईस क्षार। क्यों? क्योंकि लुईस ने पहले ही बोला है कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल इज लाइक लुईस अम्ल एंड लिगेंड इज एज लाइक लुईस बेस। दैट्स क्लियर। यहां से हमने देखा कि मेटल लुईस अम्ल की तरह कार्य कर रही है और लिगेंड लुईस क्षार की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो मेटल्स होती हैं और जो लिगेंड होते हैं। तीन वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? आयरलैंड। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? एक तो था आयरलैंड, डेविसन और चैट। आयरलैंड, डेविसन और चैट नामक तीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1958 में 1958 में धातुओं और लिगेंडों को वर्ग ए व वर्ग बी में बांट दिया। इन्होंने क्या किया? जैसे धातुएं हैं तो इन्होंने धातुओं क्या किया? धातुओं के दो वर्ग बना दिए, वर्ग ए और वर्ग बी। इसी प्रकार से लिगेंडों के भी दो वर्ग बना दिए, वर्ग ए और वर्ग बी। अब ये वर्ग ए वर्ग बी क्या होते हैं इन्हें हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो तीन वैज्ञानिक थे आयरलैंड, डेविसन और चैट, इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1958 में धातु और लिगेंडों को दो दो वर्गों में बांट दिया, वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक है, आगे जाके इन तीनों के वर्ग ए वर्ग बी, लिगेंडों के वर्ग ए वर्ग बी, इसका प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग किसने किया है? इसका प्रयोग किया है पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने, जिसके ऊपर पूरा यूनिट टिकी हुई है, क्योंकि ये जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया है ये किसने दिया है? पियर्सन ने दिया है। पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बेटा? पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने इसके वर्ग ए और वर्ग बी का प्रयोग किया और इसने वर्ग ए के स्थान पर कठोर शब्द का प्रयोग किया और वर्ग बी के स्थान पर इसने मृदु शब्द का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य क्या था कि अगर हम देखें
धातु होती है अम्ल, तो धातुओं का वर्ग ए इसने कहा कठोर अम्ल, किसने? पियर्सन ने। और लिगेंडों के वर्ग ए को पियर्सन ने कहा कठोर क्षार, क्योंकि लिगेंड क्या होते हैं? क्षार। इसी प्रकार से वर्ग बी को इसने कहा मृदु अम्ल और लिगेंडों के वर्ग बी को कहा इसने मृदु क्षार। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वर्ग ए और वर्ग बी को इसने क्या किया? कठोर और मृदु शब्दों से परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें तो देखिए इस पियर्सन ने क्या किया? इसने कहा कि कठोर अम्ल के साथ, कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, स्थायी बंध बनाते हैं। क्या बोला इसने? कि यदि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ बॉन्ड बनाए, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बॉन्ड बनाए, तो वह बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? स्टेबल बॉन्ड होगा। बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्थायी कॉम्प्लेक्स होगा। इसने इस बात को कहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लुईस अम्ल एसिड बेस कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण किए तो अम्ल, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो क्षार। ठीक है बेटा, इसने क्या किया? स्टेबिलिटी और बंधन को नहीं समझा पाया। ये स्टेबिलिटी बंधन को नहीं समझा पाने के कारण लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बाद आर्लेंड डेविसन और चैट नामक वैज्ञानिक क्या किया? धातु और लिगेंडों को वर्ग ए और वर्ग में बांट दिया। अब बात करें पियर्सन की, पियर्सन महाराज जी आए और पियर्सन महाराज जी ने क्या किया? इस वर्ग ए और वर्ग ई को, किसको? वर्ग ए की जगह पर कठोर शब्द का प्रयोग किया, वर्ग बी की जगह पर मृदु शब्द का प्रयोग किया। वर्ग ए की धातुओं को इसने कठोर अम्ल और वर्ग ए के लिगेंडों को इसने कठोर क्षार कहा, वर्ग बी की धातुओं को मृदु अम्ल और वर्ग बी के लिगेंडों को इसने क्या कहा? मृदु क्षार कहा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए उपसहसंयोजन यौगिकों की बात करें तो हम जानते हैं इसमें लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पाया जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ धातुएं या कुछ उपसहसंयोजक संकुल तो ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे लिगेंडों से वो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, या आप बोल सकते हैं अपन कि कुछ ऐसी लिगेंड होते हैं जो कि सबसे अधिक संकुल बनाते हैं, सबसे अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं मेटल्स के साथ। तो कुछ लिगेंड तो ऐसे होते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें डी इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, सारे के सारे डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो कुछ लिगेंड तो ऐसे धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और कुछ लिगेंड ऐसे धातुओं के साथ स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है, पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो हमारे सामने ये समस्या होती है कि कौन से लिगेंड तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं, या बोल सकते हैं कि फुलफिल्ड वाले ऑर्बिटल्स के साथ स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना होगा? आर्लैंड, चैट और डेविसन नामक वैज्ञानिक ने जो वर्ग ए और वर्ग बी को कहा, हालांकि वही चीज़ हमें आगे पढ़नी है एचएससीबी प्रिंसिपल में, क्योंकि एचएससीबी ने क्या कहा? वर्ग ए को कठोर और वर्ग बी को मृदु शब्द कहा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्लैंड, डेविसन और चैट का वर्गीकरण। आर्लैंड, डेविसन व चैट का वर्गीकरण। हम ये तो देख ही चुके हैं कि आर्लैंड, डेविसन और चैट इन्होंने क्या किया है? इन्होंने धातुओं और लिगेंडों को वर्ग ए और वर्ग बी में बांट दिया। क्या किया इन्होंने? इन्होंने धातुओं और लिगेंडों को वर्ग ए और वर्ग बी में बांट दिया बेटा। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करें वर्ग ए की, किसके? धातुओं के वर्ग ए की। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? धातुओं का वर्ग ए। इन्होंने वर्ग ए में क्षारीय धातु किस किस को सम्मिलित किया? देखिए, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या वाले हल्के संक्रमण तत्व, किसका? संक्रमण तत्व। इनको क्या किया? और हम कह सकते हैं H+ तथा H+, इनको इन्होंने वर्ग ए में सम्मिलित किया। किसको? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले हल्के संक्रमण तत्व। हल्के मतलब किसके? 3D श्रेणी के।
तथा H+। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम बात करें इसकी क्षारीय धातु की। किसकी क्षारीय धातु? तो क्षारीय धातु कौन कौन सी होती हैं? क्षारीय धातु होती हैं आपकी H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+। ठीक है, ये क्या होती हैं आपकी? ये होती है क्षारीय धातु। इन सारी क्षारीय धातुओं को किस में रखा है इसने? कठोर, या सॉरी अभी तो अपन आर्लेंड डेविएशन और चैट का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसे कठोर का प्रयोग ना करके वर्ग ए में रखा। धातुओं के वर्ग ए में रखा क्यों? क्योंकि इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इनका आकार छोटा होता है, इस वजह से इनको क्या रखा? किस में रखा? वर्ग ए में रखा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्षारीय मृदा धातु। किसकी? क्षारीय मृदा धातु की। देखिए बच्चों, इसमें क्या आएगा आपका? इसमें कौन सा आने वाला है? Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ और Ra2+। ये सारे की सारी मेटल्स किस में आती हैं? वर्ग ए में आती हैं। उसके बाद आती है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल। वो भी कैसी मेटल? हल्की मेटल। फॉर एग्जाम्पल CO3+, क्योंकि 3D सीरीज की है तो हल्की धातु है, 5D की होती तो भारी होती, तो CO3+, Fe3+, टाइटेनियम 4+, ये सारे क्या होते हैं आपके? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली मेटल्स हैं। इनको भी इसमें किसमें सम्मिलित किया? वर्ग ए में। अब देखिए बच्चों, अब हमारे सामने समस्या खड़ी होती है, इन्हें याद कैसे करें? इन्हें याद करने के लिए इनके कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं, उस गुणधर्म के आधार पर समझेंगे कि इन्हें याद कैसे किया जाए। इनका गुणधर्म है सबसे पहला कि वर्ग ए में उन्होंने ऐसी धातुओं को सम्मिलित किया जिनका आकार कैसा था? आकार क्या है? छोटा। आकार छोटा है। दूसरी विशेषता हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी विशेषता क्या है? कि इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। क्या होती है इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। ध्रुवण क्षमता बोले तो क्या होगा? पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी हमने अभी अभी पढ़ा है, कुछ 1-2 दिन पहले ही है याद। पोलराइजिबिलिटी, ध्रुवण क्षमता क्या होती है? इनकी उच्च होती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा इन सभी पॉइंट को मैं समझाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसके अलावा बात करें तो बाह्यतम कक्षक को, ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स बाह्यतम कक्षक को, मेटल्स के बाह्यतम कक्षक को आसानी से विकृत नहीं किया जा सकता। देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले वर्ग ए की धातुओं को हम मान लेते हैं, हमने देख तो चुके हैं कि इसने पियर्सन ने क्या कहा? इनको कठोर कहा। एक बार आप कठोर का अर्थ निकाल के देखिए अपने दिमाग में। कठोर से हमारा तात्पर्य क्या है? कठोर से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी मेटल्स जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कठिन हो, वो कठोर होंगे। ऐसे मेटल जो कि बहुत छोटे आकार के हों, वो कठोर होंगे, क्योंकि बड़े आकार के कोई भी वस्तु है उसे दबाया जा सकता है। छोटे आकार की पहले ही बहुत छोटी, अब क्या दबेगी? ठीक है ना। तो जो कठोर कैसे कहेंगे हम? जो कि छोटे आकार का हो उसे कठोर कहेंगे नहीं कहेंगे। छोटी चीज क्या होती है? कठोर होती है। इसके अलावा हम देखें तो देखिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी उसे कठोर कहेंगे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन जितनी ज्यादा होगी, ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो आकार तो अपने आप छोटा हो ही जाएगा। इस वजह से जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इसे क्या कहेंगे? अपन कठोर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज को तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से अगर कोई लिगेंड पास में हो तो यह क्या करेगा? इस लिगेंड को पोलराइज्ड कर देगा और युग्मन कर लेगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं अपन? पोलराइजिबिलिटी कहते हैं।
पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पोलराइजेशन, पहले इन दो शब्दों के अर्थ समझिए आप। एक तो होता है पोलराइजेशन और एक होती है बेटा पोलराइजिबिलिटी। क्या होती है? एक तो होता है पोलराइजेशन, एक होता है पोलराइजिबिलिटी। पहले तो दोनों में अंतर करना सीखिए, दोनों एक चीज नहीं है। पोलराइजेशन का अर्थ होता है ध्रुवणता, ध्रुवणता, और पोलराइजिबिलिटी का अर्थ होता है ध्रुवण क्षमता। पोलराइजेशन का अर्थ क्या है? ध्रुवणता, और पोलराइजिबिलिटी का अर्थ ध्रुवण क्षमता या ध्रुवित होने की क्षमता, ध्रुवण क्षमता। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट की, तो ये तो नेगेटिव चार्ज पर वर्क करता है। जब हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तब बोलेंगे ध्रुवणता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन इधर आता है और तब क्या होता है? युग्मन होता है। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज के लिए पोलराइजेशन, जब हम कहेंगे कि Br माइनस का पोलराइजेशन Cl माइनस की तुलना में ज्यादा होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि Br माइनस का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की तरफ आसानी से चला जाएगा तुलनात्मक रूप से Cl माइनस के, क्योंकि Cl माइनस का आकार छोटा होता है, Br माइनस का आकार बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए पोलराइजेशन शब्द बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज को लेते हैं। पोलराइजिबिलिटी, ध्रुवण क्षमता किसकी है? मेटल की। क्यों? क्योंकि मेटल ही तो इसको खींच रहा है। किसकी क्षमता, किसकी कैपेसिटी है कि वो ऋणायन को खींच रहा है? वो मेटल की क्षमता है। मेटल में वो क्षमता, मेटल की वह क्षमता जो कि ऋणायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे और युग्मन कर ले, ओवरलैपिंग कर ले, उससे हम कहते हैं पोलराइजिबिलिटी, ध्रुवण क्षमता। यहां हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ध्रुवण क्षमता उच्च, इसका मतलब है कि चूंकि छोटे आकार के कैटायंस हैं, सारे कैटायन हैं, क्योंकि धातु की बात हो रही है, धातु में क्या आएंगे आपकी? मेटल्स। तो छोटे आकार के जो कैटायन हैं जिनमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है, हाईली पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, जब पहले तो छोटा आकार, दूसरा हाई पॉजिटिव चार्ज, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। जब आकार छोटा है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, इस वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आसानी से खींचेगा नहीं खींचेगा। इस वजह से इसकी ध्रुवण क्षमता क्या हुई बेटा? उच्च हो गई। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। इसकी ध्रुवण क्षमता क्या हो गई बेटा? इसकी ध्रुवण क्षमता उच्च हो गई, पोलराइजिबिलिटी उच्च हो गई। अब बात करते हैं कि जब इसने नेगेटिव चार्ज के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया तो इसकी पोलराइजिबिलिटी अधिक। अब बताइए तीसरा पॉइंट, बाह्यतम कक्षक को आसानी से विकृत नहीं किया जा सकता। अब मेटल खुद लिगेंड के बाह्यतम कक्षक को विकृत कर रहा है, मेटल खुद इतना छोटा है तो मेटल के बाह्यतम कक्षक को कैसे विकृत कर सकते हैं हम? भाई नाविक का चूंकि चार्ज ज्यादा है तो नाविक का अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि हम उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को विकृत कर ही नहीं सकते, उसके बाह्यतम कोश को विकृत नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। छोटा आकार है इसलिए इसको विकृत नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं बाह्यतम कक्षक को आसानी से विकृत नहीं किया जा सकता। ये तो हुई इनकी बात। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल में आप दो तो याद रखिए कि क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु दोनों आते हैं कठोर के अंदर या वर्ग ए के अंदर। किसके अंदर आते हैं बेटा? क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु वर्ग ए के अंदर आते हैं। हम क्षारीय धातु जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु जानते हैं। अब बात आती है इनकी, हमने क्या बोला है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली हल्की मेटल, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली हल्की मेटल हल्की हैं, द्रव्यमान कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका घनत्व भी क्या होता है बेटा? कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम कि इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि हल्की है, द्रव्यमान कम है, इसलिए इनका घनत्व कम होता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल कहने का मतलब वो छोटे आकार की मेटल्स जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, +1 और +2 ना हो। अब आप सोचोगे कि सर ये लिख रहे हैं, खुद ही तो बोल रहे हैं और खुद नहीं लिख रखा है, आ रहा है दिमाग में। लेकिन मैंने क्या बोला? ऐसी ट्रांजिशंस मेटल, ऐसी संक्रमण धातुएं जिनके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज पाया जाए, +1 +2 नहीं पाया जाए। क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु तो आपकी वर्ग ए में ही आनी है। बात कर रहे हैं हम संक्रमण धातुएं, कौन सी संक्रमण धातुएं वर्ग ए में आएंगी? तो ऐसी संक्रमण धातुएं जिनके ऊपर
+1 और +2 चार्ज नहीं है, हाई चार्ज पाया जा रहा है, छोटे आकार की हैं, हल्के द्रव्यमान की हैं। हल्का द्रव्यमान है कि नहीं, वर्ग संख्या 3, 3D सीरीज वर्ग संख्या 4, सॉरी आवर्त संख्या 4, ठीक है। तो इसलिए छोटे आकार की हैं, चार्ज का मान ज़्यादा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये कैसी आपकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है, और छोटा आकार और अधिक चार्ज होने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी कठोर है, ठीक है। क्या है, ये कठोर हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा, धातुओं का वर्ग ए देखा, चाहे वर्ग ए लिख रहा है लेकिन आपको कठोर से तुलना करके चलनी है। और वैसे भी आपके सिलेबस में आर्लेंड डेविसन चैट का वर्गीकरण नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको HSAV प्रिंसिपल समझने में आसानी हो, क्योंकि जब इसको समझ लोगे तो अब कठोर में भी तो यही पढ़ने हैं। कठोर में और क्या पढ़ना है, हमें कठोर में यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। टेंशन मत लीजिए, आसानी से समझ में आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। अब जो आपके वर्ग ए के लिगेंड, वर्ग बी की धातुएं, वर्ग बी के लिगेंड क्या हैं, उन्हें पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लासेज में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।